नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारी दुनिया का पहिया शायद एक दिन भी न घूम सके। जी हाँ, पैसा। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस कागज के टुकड़े के पीछे पूरी दुनिया दिन रात भाग रही है, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? चलिए बार्टर सिस्टम से लेकर आज के उस कागजी भ्रम तक के इस अद्भुत सफर को डिकोड करते हैं जिसने हम सभी को अपना गुलाम सा बना लिया है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। 36.8 ट्रिलियन डॉलर सुनने में ही दिमाग चकरा जाता है ना। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। अगर हम दुनिया भर के हर एक दिखाई देने वाला भौतिक पैसा यानी जितने भी सिक्के और नोट आज मौजूद है उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लें तो वो रकम ठीक इतनी ही होगी। ये वो पैसा है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिसे बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखा जाता है। ये संख्या अपने आप में बहुत विशाल लगती है, लेकिन जरा रुकिए, कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है। अब जरा इस दूसरे आंकड़े पर नजर डालिए, 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। बाप रे, ये वो पैसा है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, बिल्कुल अदृश्य। ये केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए डिजिटल अंकों के रूप में मौजूद है, बैंकों के खातों में, निवेशों में और बस हवा में तैरते हुए डेटा के रूप में। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मानवता ने इतनी बड़ी संपत्ति हवा में से, जी हाँ बिल्कुल शून्य से, कैसे बना ली। और यही वो दिलचस्प सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों को पलटने पर मजबूर करता है, ये समझने के लिए कि इस पूरी प्रणाली का निर्माण असल में कैसे हुआ। 15,000 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया से लेकर 1933 के आधुनिक अमेरिका तक पैसे के विकास का ये पूरा सफर सच में एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कड़ी में बंधा हुआ है। देखिए, मजे की बात यह है कि पैसे का कोई भी नया रूप रातों रात अचानक से नहीं टपक पड़ा था, बल्कि हर नई प्रणाली का आविष्कार पिछली प्रणाली की किसी बहुत बड़ी और गंभीर खामी को सुधारने के लिए किया गया था। कहते हैं ना, आविष्कार ही आविष्कार की जननी है, और धन के इतिहास में तो ये बात 100% सच साबित होती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 17,000 साल पहले, 15,000 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया में। उस समय पैसे का कोई नामो निशान तक नहीं था। लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था किसी तरह बस खुद को जिंदा रखना। वो शिकार करते थे, लेकिन जाहिर है हर दिन पर्याप्त शिकार मिलना तो संभव नहीं था। इसलिए पेट भरने और जीवित रहने की इसी जद्दोजहद ने एक कबीले को दूसरे कबीले के साथ व्यापार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर सामान की अदला बदली शुरू की, जैसे ताजे मांस के बदले हथियार ले लिए। बस इसी सीधे लेन देन को हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार्टर सिस्टम हमेशा और हर स्थिति में काम नहीं कर सकता था। इसकी सबसे बड़ी समस्या थी दोहरे संयोग की आवश्यकता, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब, अगर किसी के पास देने के लिए हथियार हैं लेकिन उसे मांस चाहिए, तो उसे एक ऐसा इंसान खोजना ही पड़ेगा जिसके पास न सिर्फ मांस हो बल्कि उसे हथियारों की जरूरत भी हो। अगर जरूरतें आपस में मेल नहीं खाती तो व्यापार पूरी तरह फेल। इसके अलावा जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, ये याद रखना तो लगभग असंभव हो गया कि किसने किसको क्या दिया था और किससे क्या वापस लेना है। इसी याददाश्त के भारी बोझ और रोज रोज की असुविधा ने आखिरकार बार्टर सिस्टम को पतन की ओर धकेल दिया। बार्टर सिस्टम के बुरी तरह फेल होने के बाद मानवता ने एक नया और स्मार्ट समाधान निकाला, कमोडिटी मनी या वस्तु मुद्रा। अब ये कमोडिटी मनी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना एक वास्तविक व्यावहारिक उपयोग हो और जिसे समाज में हर कोई मूल्यवान मानता हो। उदाहरण के लिए लोगों ने गायें, बकरियां, नमक, जानवरों की खाल और यहाँ तक कि हथियारों का इस्तेमाल पैसे के रूप में करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें थी जिनकी जरूरत लगभग हर किसी को थी। इस तरह इन उपयोगी वस्तुओं ने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यानी सार्वभौमिक मानक का रूप ले लिया और व्यापार थोड़ा आसान हो गया। लेकिन रुकिए, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि हर प्रणाली में कुछ न कुछ खामियां तो होती ही हैं। कमोडिटी मनी भी इस नियम से अछूती नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी व्यक्तिपरक मूल्य निर्धारण, यानी सब्जेक्टिव प्राइसिंग। आसान शब्दों में कहें तो हर इंसान यही दावा करता था कि उसकी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। कोई कहता, मेरी एक गाय तुम्हारे 10 बोरी नमक से ज्यादा कीमती है। अब ऐसे दावों की वजह से बाजार में अंतहीन बहसें होने लगीं। अलग अलग चीजों के बीच एक निश्चित और फिक्स्ड मूल्य तय करना बेहद सिरदर्द का काम हो गया था। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब एक ऐसे मानक की सख्त जरूरत महसूस होने लगी जिस पर हर कोई बिना लड़े झगड़े सहमत हो सके। और ठीक इसी मोड़ पर जन्म होता है मेटालिक मनी यानी धातु की मुद्राओं का।
साल 620 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया गया। सोने और चांदी जैसी चमकदार कीमती धातुओं को मिलाकर सिक्के बनाए गए। इन सिक्कों पर शेर या बैल जैसे जानवरों के चित्र उकेरे गए, जो इनकी प्रामाणिकता की गारंटी थे, एक तरह की सरकारी मोहर। इस मशहूर सिक्के को लिडियन स्टेटर कहा गया। सच मानिए, इस एक छोटे से कदम ने बाजार की उस अंतहीन बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब एक मानकीकृत मूल्य बन गया था। सिक्कों ने सचमुच व्यापार की दुनिया में एक असली क्रांति ला दी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन समय के साथ जब 1500 के दशक में बड़े पैमाने पर विदेशी समुद्री व्यापार अपने चरम पर पहुंचा, तो ये ही शानदार सिक्के एक भयानक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न बन गए। सबसे पहली बात, ये बहुत भारी होते थे। विदेशों में व्यापार करने के लिए इन्हें बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों पर लादना पड़ता था, जहां ये बहुत अधिक जगह घेरते थे। फिर इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी साथ ले जाने का मतलब था कि जहाज हमेशा समुद्री लुटेरों के निशाने पर रहते थे। और सबसे थका देने वाला काम, इन हजारों लाखों सिक्कों को बैठकर एक एक करके गिनना। कुल मिलाकर व्यापार की रफ्तार बुरी तरह से धीमी पड़ रही थी। अब फिर से वही बात, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन भारी भरकम सिक्कों की समस्या से निपटने के लिए 1289 ईस्वी में मंगोल चीन के शासक कुबलई खान ने एक बेहद ही शानदार और जीनियस समाधान निकाला। उन्होंने वजन में बिल्कुल हल्के कागज के IOU यानी IOU मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ की शुरुआत की। ध्यान दे, ये केवल साधारण कागज के टुकड़े नहीं थे, ये बेशकीमती रत्नों, सोने और चांदी द्वारा पूरी तरह से समर्थित थे। इसका सीधा सा मतलब था कि इस कागज को दिखाकर कोई भी इंसान कभी भी अपना असली खजाना वापस ले सकता था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसने व्यापार करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रणाली कैसे विकसित होती है। इसी पेपर मनी के चलन ने हमारे शुरुआती बैंकों को जन्म दिया। शुरुआत में ये बहुत ही सरल था। लोग अपना सोना और चांदी बैंक में सुरक्षित जमा करते थे। उसके बदले उन्हें वजन में हल्का पेपर IOU मिलता था और वे मजे से उस कागज का उपयोग करके अपना व्यापार करते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। बैंकों को जल्दी ये एहसास हो गया कि सारे लोग एक ही समय पर अपना सोना वापस लेने कभी नहीं आते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बैंकों ने बिना सोने के बैकअप के जरूरत से बहुत अधिक अतिरिक्त कागजी नोट छापना और उधार देना शुरू कर दिया। और इस लालच का परिणाम बहुत ही भयंकर। बाजार में बहुत सारा कागजी पैसा आ गया, लेकिन उसे समर्थन देने के लिए बैंकों के पास बहुत कम सोना था। जब इतना सारा पैसा अचानक सिस्टम में आ गया, तो जाहिर है महंगाई यानी मुद्रास्फीति आसमान छूने लगी। जो सामान पहले एक IOU में मिल जाता था, अब उसके लिए 10 IOU देने पड़ रहे थे। और जब आम जनता को इस बात की भनक लगी कि शहर में उड़ रहा सारा कागजी पैसा असली सोने द्वारा समर्थित ही नहीं है, तो चारों तरफ दहशत फैल गई। हर कोई अपना सोना वापस लेने बैंक की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन सच्चाई ये थी कि बैंकों के पास इतना सोना था ही नहीं। इसके परिणाम स्वरूप कई बैंक पूरी तरह दिवालिया हो गए और सिस्टम से लोगों का भरोसा चकनाचूर हो गया। इस भारी संकट से निपटने और जनता के टूटे हुए भरोसे को वापस जीतने के लिए अंततः सरकारों को कड़ा हस्तक्षेप करना ही पड़ा। 1816 में ब्रिटेन ने एक सख्त कानून बनाया कि वे केवल उतना ही कागजी पैसा छापेंगे जितना उनके पास असली सोने का भंडार होगा। बिल्कुल इसी तर्ज पर 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण मानक को अपना लिया। इस नई प्रणाली ने कागजी पैसे को सीधे भौतिक सोने के भंडार के साथ बहुत मजबूती से जोड़ दिया और इसका शानदार परिणाम ये हुआ कि उस अनियंत्रित महंगाई को सख्त नियंत्रण में लाया जा सका और अर्थव्यवस्था में फिर से एक स्थिरता वापस आ गई। लेकिन देखिए, अर्थव्यवस्था का संतुलन सच में बहुत नाजुक होता है। अगर बहुत अधिक पैसा होना महंगाई लाता है, तो बहुत कम पैसा होना उससे भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई 1930 के दशक में अमेरिका में आई भीषण डिफ्लेशन यानी अपस्फीति के दौरान साबित हुई। हुआ यूं कि बाजार में पैसे का प्रवाह इतना कम हो गया था कि चीजों की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। कंपनियों की कमाई इतनी सिकुड़ गई कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही थीं। इसके कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई। एक तरफ चीजें सस्ती थी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के पास न तो रोजगार था और ना ही उन्हें खरीदने के लिए जेब में पैसा। इस भयानक आर्थिक मंदी से देश को बाहर खींचने के लिए अब एक बहुत ही सख्त कदम की आवश्यकता थी और साल 1933 में धन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया।
अमेरिकी सरकार ने डॉलर और सोने के बीच के उस कड़े संबंध को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर दिया। जी हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया गया। इस कदम ने बैंकों और सरकार को अर्थव्यवस्था में कृत्रिम रूप से जान फूंकने के लिए सोने के भंडार की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से पैसा छापने की पूरी छूट दे दी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव था जिसने हमारे भविष्य की पूरी आर्थिक नींव ही बदल कर रख दी। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे हमने आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया, जिसे हम फिएट मनी कहते हैं। अब फिएट मनी क्या है? फिएट मनी उस मुद्रा को कहते हैं जिसका अपना कोई आंतरिक या वास्तविक मूल्य नहीं होता। आज हमारी जेबों में जो कागज के नोट पड़े हैं ना, वो केवल इसलिए मूल्यवान है क्योंकि सरकार ने कानून द्वारा उन्हें लीगल टेंडर घोषित किया है। अगर सरकार कल कह दे कि ये नोट रद्दी हैं, तो वो सच में रद्दी हैं। प्रभावी रूप से देखा जाए तो ये आधुनिक कागजी बिल केवल एक भ्रम है जो पूरी तरह से सरकारी फरमान और उस पर हमारी सामूहिक आस्था की शक्ति से चल रहे हैं। अब इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को संक्षेप में समझने के लिए इन दो मूलभूत आर्थिक शब्दों की सीधी तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कमोडिटी मनी, जिसका अपना वास्तविक और व्यावहारिक मूल्य होता था, जैसे गाय, हथियार या नमक। इन्हें खाया जा सकता है या इनका सीधा उपयोग किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है आज का फियाट मनी, जिसका अपना कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं है। आप एक कागज के टुकड़े को न तो खा सकते हैं और ना ही उससे कोई औजार बना सकते हैं। ये पूरी तरह से एक सामूहिक विश्वास पर टिका है। ये तुलना एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। अंतर्निहित उपयोगिता वाली वस्तुओं के व्यापार से लेकर पूरी तरह से आस्था और विश्वास पर आधारित प्रतीकों के व्यापार तक का एक अद्भुत सफर। इस पूरे सफर को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उभर कर सामने आता है। अगर आज का हमारा पैसा पूरी तरह से केवल आपसी विश्वास और सरकार के एक फरमान द्वारा संचालित है, तो क्या वो संपत्ति जिसके पीछे पूरी दुनिया दिन रात भाग रही है, महज एक आपसी सहमति से बना हुआ भ्रम नहीं है? क्या हम सब केवल कागज के उन टुकड़ों और कंप्यूटर स्क्रीन के अंकों के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने बस मान लिया है कि वे मूल्यवान हैं? ये आधुनिक धन की वास्तविक प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इस जटिल लेकिन दिलचस्प प्रणाली के बारे में सोचते रहिए और ज्ञान की इस शानदार खोज में हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए।